2022 का स्टार्ट इंग्लैंड की क्रिकेट के लिए कोई इतना अच्छा नहीं था, जहां एक तरफ इंग्लैंड की क्रिकेट एक बहुत बड़े स्कैंडल का शिकार थी, जो कि रेसिज्म का स्कैंडल था। सिर्फ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऊपर नहीं बल्कि तमाम काउंटीज़ के ऊपर, और यॉर्कशायर के साबिक वाइट बॉल के जो कप्तान थे अजीम रफ़ीक, ऑफ स्पिनर, उन्होंने ये एक विसल ब्लो की थी कि उनके ऊपर उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हुई, उनकी फैमिली लाइफ इफ़ेक्ट हुई और उनको एक बहुत मुश्किल वक्त से गुज़रना पड़ा। बहुत यंग एज में उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का फ़ैसला किया, क्योंकि जिस तरीके का रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन का उनको सामना था यॉर्कशायर के अंदर, यॉर्कशायर काउंटी के अंदर, वो चीज़ उनको उनकी आम ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर रही थी। तो ये बात जब मीडिया के अंदर आई तो इंग्लैंड की क्रिकेट एक तरह से हिल के रह गई। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लिया और एक स्पेशल कमेटी बनाई गई डिजिटल मीडिया एंड स्पोर्ट्स की, और उसको ये टास्क दिया गया कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करे। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट 2022 में बिल्कुल डाउनहिल थी। इंग्लैंड के रेड बॉल के कप्तान जो रूट, जो कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन हैं, एज अ कैप्टन इतने कामयाब साबित नहीं हो रहे थे, और इंग्लैंड की टीम इतनी ज़्यादा कामयाबियां टेस्ट क्रिकेट में नहीं हासिल कर पा रही थी। दूसरी तरफ वाइट बॉल क्रिकेट इंग्लैंड की फ्लरिश कर रही थी। 2019 के अंदर इंग्लैंड पहली दफ़ा क्रिकेट की तारीख़ में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का चैम्पियन बना, और इसके साथ साथ जिस तरीके का टैलेंट सामने आ रहा था, ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट था T20 क्रिकेट का भी। तो इंग्लैंड वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर 50 ओवर और T20 के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स बन के सामने आ चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ टेस्ट मैच क्रिकेट इंग्लैंड की ऐसा लग रहा था कि निगलेक्ट हो रही है, और इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना था, सिर्फ कप्तानी से लेके नहीं बल्कि टीम की जीत और हार से भी। अप्रैल 2022 के अंदर जब इंग्लैंड की क्रिकेट के साथ ये सारा कुछ हो रहा था, इंग्लैंड के CEO हैरिसन को टर्म पूरी होती है और वो अपना टर्म पूरा करके CEO से हट जाते हैं, और इस दरमियान नई मैनेजमेंट आती है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की। रॉब की 18 अप्रैल 2022 को मैनेजिंग डायरेक्टर अनाउंस होते हैं, और बग़ैर कोई ज़्यादा टाइम लिए 28 अप्रैल को वो बेन स्टोक्स को इंग्लैंड का कप्तान रेड बॉल क्रिकेट का अनाउंस कर देते हैं। इसके साथ साथ एक ऐसा कोच वो ढूंढते हैं, क्योंकि सिल्वरवुड जो कि इंग्लैंड के कोच भी थे, इंग्लैंड के चीफ सिलेक्टर भी थे और तीनों फॉर्मेट के कोच थे, उनको भी सैक कर दिया जाता है। और अब इंग्लैंड को तलाश शुरू होती है एक नए कोच की। और ये टास्क दिया जाता है रॉब की के पास। ये एक सबसे पहला टास्क होता है बेन स्टोक्स को कप्तान अनाउंस करने के बाद। रॉब की अपना एक जहन बनाते हैं, बेन स्टोक्स के साथ मीटिंग करते हैं और नए कोच की तलाश शुरू होती है। इस दरमियान में अनाउंस होता है मई के महीने के अंदर कि ब्रेंडन मैकलम, जो कि न्यूजीलैंड के साबिक कप्तान और एट द सेम टाइम जो कि बाकी फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर डिफरेंट फ्रेंचाइज लीग्स में दुनिया में कोचिंग के रोल निभा रहे थे डिफरेंट फ्रेंचाइजेस के साथ, और जो ख़ुद वाइट बॉल क्रिकेट स्पेशलिस्ट थे और अपने जारहाना खेल के लिए हमेशा वो याद रखे जाएंगे, उनको रेड बॉल क्रिकेट का कोच बना दिया जाता है इंग्लैंड का। इसके ऊपर कुछ एक्सपर्ट्स ने क्रिकेट में इंग्लैंड में इसको बड़ा अच्छा फ़ैसला कहा, दूसरों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। एक इंटरव्यू के अंदर रॉब की ने एशेज़ से पहले, इस 2023 में, ये जो अभी रिसेंटली एशेज़ ख़त्म हुई हैं, इसमें रॉब की ने एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने पहली दफ़ा इस बात को रिवील किया कि ब्रेंडन मैकलम को इंग्लैंड की रेड बॉल यानी कि टेस्ट क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाने का रीज़न क्या था। उन्होंने कहा जब वो इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजर रहे थे और जब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच के लिए जॉब को एडवर्टाइज़ किया, तो ब्रेंडन मैकलम से जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने ब्रेंडन मैकलम से कहा कि तुम किस तरीके से इंग्लैंड की टीम को आगे लेके जाओगे। तो उसके जवाब में ब्रेंडन मैकलम ने जो जवाब दिया वो रॉब की को बहुत पसंद आया, और रॉब की को वहीं पे ये एहसास हो गया कि यही वो शख्स है जो इंग्लैंड की क्रिकेट को, टेस्ट मैच क्रिकेट को सही रास्ते पे लेके जा सकता है। और वो ये जवाब था ब्रेंडन मैकलम का
कि मैं इस चीज़ का जवाब तो नहीं दे सकता कि मैं इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को किस तरह ठीक करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे ऊपर और तमाम क्रिकेटर्स के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि टेस्ट क्रिकेट को दोबारा से एंटरटेनिंग करें, लोगों का दोबारा इंटरेस्ट हो टेस्ट क्रिकेट में। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम ये चीज़ अचीव कर सकें। ये बात सुन के ये रॉबकी को बात बहुत पसंद आई और इसी तरीके से बेन स्टोक्स, रॉबकी और ब्रेंडन मैकलम के दरमियान एक मीटिंग होती है और उसके अंदर ये डिसाइड होता है कि इंग्लैंड की क्रिकेट को किस तरीके से आगे लेके जाया जाएगा और किस तरीके से जो कोर वैल्यू थी इस पूरे इस नए सेटअप की, वो ये थी कि किस ब्रांड की क्रिकेट खेली जाएगी जिससे यंगस्टर्स, फ्यूचर जनरेशन ऑफ क्रिकेट और जो लोग हैं जो वाइट बॉल क्रिकेट यानी कि T20 क्रिकेट की तरफ चले गए, उनको वापस हम टेस्ट मैच क्रिकेट की तरफ किस तरीके से लेके आएँ। तो यहाँ पे इंग्लैंड ने अडॉप्ट किया जिसको टर्म किया गया बेस बॉल क्रिकेट। तो ये एक थोड़ी सी तारीख थी। बेस बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड ने क्या अप्रोच ली है और बेस बॉल क्रिकेट बाकी टेस्ट मैच क्रिकेट, जो बाकी ब्रांड ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट है, उससे किस तरीके से मुख्तलिफ है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके मैं आपको बताता हूँ बेस बॉल क्रिकेट है क्या। बेस बॉल क्रिकेट के अंदर इंग्लैंड ने जो अभी तक तकरीबन 20 टेस्ट मैच भी नहीं खेले, 17 या 18 टेस्ट मैच खेले हैं इस न्यू अप्रोच, इस नए ब्रांड ऑफ क्रिकेट के साथ। और इसके अंदर हमने ये चीज़ देखी है कि इंग्लैंड एक एग्रेसिव मोड में क्रिकेट खेल रहा है। एक आप ये समझ लें कि एक शॉर्ट फॉर्मेट में क्रिकेट यानी कि T20 और वनडे क्रिकेट में से एग्रेसिव क्रिकेट खेली जाती है, वही स्टाइल इंग्लैंड टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर लेके आ गया। इंग्लैंड की इस नए सेटअप का ये मानना है कि टेस्ट मैच को 5 दिन तक नहीं जाना चाहिए, अगर मुमकिन हो तो टेस्ट मैच को तीसरे या चौथे दिन ख़त्म किया जाए। एट द सेम टाइम जब बैट्समैन जो हैं वो वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, तो जो रेंज ऑफ शॉट्स उनके पास है, उसी रेंज ऑफ शॉट्स को उन्होंने टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर भी अप्लाई करना उनके लिए ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि फील्ड जो होती है वो हमेशा अंदर होती है, स्लिप्स होती हैं और जो सामने जो आउटफील्ड होती है उस पर कम फील्डर्स होते हैं, तो स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। तो ये डिसाइड किया गया कि एक फेयर फैक्टर को हटाया जाएगा, एक फेयरलेस अप्रोच के साथ क्रिकेट खेली जाएगी, अपने शॉट्स खेले जाएंगे और हर प्लेयर को ये अपना टास्क दिया जाएगा कि वो क्या स्टाइल या क्या गेम अपना उसका गेम की जो प्लानिंग होगी वो ख़ुद उसको डिसाइड करेगा। सो जो कोचिंग का और मैनेजमेंट का जो रोल था उन्होंने अपने आप को एक स्टेप पीछे किया, प्लेयर को ओनरशिप दी, खुसूसन ये मैं बैटिंग साइड की बात कर रहा हूँ, और ये उनसे कहा गया कि वो किस तरीके से अडॉप्ट करेंगे, क्या उनका गेम प्लान होगा और किस तरीके से वो एक हाई स्ट्राइक रेट, एक हाई रन रेट के साथ इनिंग्स को खेलेंगे। इंग्लैंड का इस नए अप्रोच में ये मानना था कि जहाँ पे आप पूरा दिन खेल के अगर 300 रन्स करते हैं, वही 300 रन्स जब आप वनडे क्रिकेट के अंदर 40 या 45 ओवर में कर सकते हैं, तो यही चीज़ आप टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर 60 ओवर में कर सकते हैं। तो ये चीज़ अप्रोच हमने देखी इंग्लैंड की, और इंग्लैंड ने अब इस अप्रोच को एडॉप्ट करना था। फिर काम शुरू होता है इंग्लैंड की सिलेक्शन का। अगेन एक नई चेंज नज़र आई इंग्लैंड के सेटअप के अंदर। सिलेक्शन कमेटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। रॉबकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने हेड की सिलेक्शन कमेटी, जिसके अंदर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, रेड टेस्ट मैच टीम के जो कप्तान हैं, और उनके जो कोच हैं ब्रेंडन मैकलम, इन तीनों के ऊपर सिर्फ ये कमेटी बनी और ये तीनों डिसाइड करेंगे कि किस प्लेयर को खिलाया जाएगा। और इस तरीके से एक बेस बॉल के अप्रोच के मुताबिक जो उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाना शुरू किया इस इंग्लैंड के नए सेटअप ने, उन्होंने उसी तरह के प्लेयर्स को ढूंढना शुरू किया। और हमने देखा कि बेन डकेट वापस आए, जैक क्रॉली को एक एक्सटेंडेड रन दिया गया, इसके अलावा हैरी ब्रूक जो कि वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर जिन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी इंग्लैंड के लिए, और फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर भी वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे थे डिफरेंट जगहों पे, उनको टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर वापस लेके आया, उनको टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर इंडक्ट किया गया। जॉनी बस्टो एक एग्रेसिव प्लेयर थे, उनको फोक्स को हमने देखा एशेस में कि फोक्स जो कि बड़े कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, लेकिन वो एज अ कीपर उनका ज़्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड ने यहाँ पे अप्रोच ली बैटिंग विकेट कीपर की रादर देन विकेट कीपर बैट्समैन की। तो और इसके साथ साथ इंग्लैंड ने ये चीज़ डिसाइड की कि जो हमारा बॉलिंग यूनिट होगा उसकी जो उसके ऊपर हमारी स्ट्रैटेजी ये होगी कि हम अपने बॉलर्स का ख्याल रखेंगे, उनको वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलने देंगे। और ये चीज़ हमने आज से कोई 7-8 साल पहले देखी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, उन दोनों से बैठ के ये बात की कि आपको हम चाहते हैं कि आप सिर्फ इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेलें और जो आप फ्रेंचाइज क्रिकेट ना खेलें, और जो आपको फाइनेंशियल लॉस होगा
उसको हम पूरा करेंगे, और वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने किया। इसी तरीके से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बॉलर्स का पूल बनाना शुरू किया जो कि सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे, और वो देखा कि वो इंग्लैंड के लिए बड़ा सक्सेसफुली वो चीज़ कामयाब हुई इंग्लैंड के लिए। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता था कि क्या इंग्लैंड की क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरीके से वो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर ये चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। इंग्लैंड का एट द सेम टाइम ये चीज़ मानना था कि अगर टेस्ट मैच को आप तीसरे और चौथे दिन ख़त्म करने तो प्लेयर्स की बॉडी के ऊपर जो वेयर एंड टेयर होगा वो कम होगा। जब वो एग्रेसिव स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलेंगे तो उससे दूसरी टीम हमेशा बैकफुट के ऊपर रहेगी। और तीसरी चीज़ उसके अंदर ये थी कि जो इंग्लैंड के जो वेयर एंड टेयर होता है जो पिच के ऊपर, वो चौथे और पाँचवें दिन मैच को किसी भी तरफ लेके जा सकता है। तो जो ख़ास तौर पे पर्टिकुलर एलिमेंट है मैच के डिसीजन का या मैच का किसी की तरफ जाने का, उसको एलिमिनेट कर देना, यानी कि तीसरे या चौथे दिन मैच को ख़त्म करने की कोशिश करना जब विकेट जो है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। तो ये सारी एक प्लानिंग थी। अभी भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि सैम्पल साइज़ बहुत छोटा है। लेकिन फ़िलहाल हमने देखा कि इंग्लैंड ने डिफरेंट पाकिस्तान में पाकिस्तान को हराया है, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया है। अभी एशेज़ के अंदर जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया और एशेज़ को ड्रॉ किया, इवन दो ऑस्ट्रेलिया ने एशेज़ रिटेन की, तो हमने ये चीज़ देखी कि ये स्टाइल ऑफ प्ले जो है, ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड को सूट किया है। हमने ये भी देखा कि जो लोग हैं वो दोबारा क्रिकेट की तरफ हुक हुए हैं, दोबारा क्रिकेट की तरफ, टेस्ट मैच क्रिकेट की तरफ वो वापस आ रहे हैं। हर स्टेडियम पाँचों दिन पैक देखा हमने। और ये एक इंग्लैंड जो ब्रेंडन मैकलम, रॉब की और बेन स्टोक्स की ये जो सोच थी कि हम इस टेस्ट मैच क्रिकेट को दोबारा एंटरटेनिंग बनाएंगे, वो करने में ये फ़िलहाल तक कामयाब हुए हैं। इंग्लैंड ने जब पहले 2 टेस्ट मैचेस हारे तो इंग्लैंड ने उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आया, लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरीके से बाउंस बैक किया, उन्होंने अपने स्टाइल ऑफ प्ले को यानी कि बेसबॉल क्रिकेट को एडॉप्ट करे रखा। उन्होंने बिलीव किया उसके ऊपर फेथ रखा, अपने प्लेयर्स को बैक किया, और अगर प्लेयर नाकाम भी हो रहे थे तो उनकी मैनेजमेंट ने बैक करके ये कहा कि आप इसी तरीके से क्रिकेट खेलें, आप टीम का हिस्सा रहेंगे। बैटिंग का जिस तरीके से मैंने बताया, अब हम ब्रेक डाउन करते हैं बेसबॉल की अप्रोच है क्या बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के अंदर। वो ये है कि जब हम बैटिंग करें तो हम पहली बॉल से, अगर पहला बॉल के ऊपर हमें बाउंड्री मिल सकता है तो हम उसके ऊपर हमारे बैट्समैन जो है वो बाउंड्री लेने जाएंगे। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को साइड पे रख दिया गया, हर प्लेयर को उसकी पोजीशन के मुताबिक एक टास्क दिया गया कि रन स्कोर करने का नहीं, लेकिन किस स्टाइल ऑफ प्ले, किस स्टाइल ऑफ बैटिंग उन्होंने एडॉप्ट करना है। और उसके अंदर हमने देखा कि जैक क्रॉली के अंदर इस मैनेजमेंट ने बेइंतहा इन्वेस्ट किया, बिलीव किया और उसको बैक किया, और जैक क्रॉली इवेंचुअली एक इम्पैक्ट प्लेयर बन के सामने आया। वो ऊपर से बेन डकेट और जैक क्रॉली एक एग्रेसिव स्टार्ट देते हैं इंग्लैंड को टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर, जो कि उनके मिडिल ऑर्डर के ऊपर से प्रेशर हटा देता है, और जो बॉलिंग साइड होती है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, और जो मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन आते हैं वो आके फ्रीली स्कोर करते हैं क्योंकि जो फील्ड होती है वो खोल दी जाती है। बैट्समैन को ये कॉन्फिडेंस दिया गया कि वो अपने शॉट्स खेलें, अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलें, जो वो T20 क्रिकेट के अंदर खेलते हैं, जो वो शॉट्स वनडे क्रिकेट के अंदर खेलते हैं, वही शॉट्स यहाँ पे खेल सकते हैं, और उसको एग्जीक्यूट करना ज़्यादा इसलिए आसान होगा। इंग्लैंड की बैटिंग लाइन ने, ये इंग्लैंड के मैनेजमेंट ने ये परसेप्शन क्रिएट की कि, और इस चीज़ का बिलीव दिलाया बैट्समैन को कि टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर वनडे और T20 स्टाइल ऑफ क्रिकेट को अडॉप्ट करना ज़्यादा आसान है क्योंकि फील्ड की जो प्लेसमेंट होती है, और जो कैप्टन होता है क्योंकि 30 यार्ड का दायरा जो होता है वो उसके अंदर नहीं होता है, तो इस वजह से कैप्टन के लिए कभी कभार मुश्किल हो जाता है जब बैट्समैन आके अटैक करते हैं। और क्योंकि टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर ये चीज़ नहीं देखी गई है, तो जो दूसरी टीम्स हैं उनके पास भी इतना डेटा नहीं है कि वो इंग्लैंड को किस तरीके से काउंटर कर सकें। सो ये स्टाइल इंग्लैंड ने अडॉप्ट किया, और हमने देखा कि जैक क्रॉली और बेन डकेट उन्होंने आके जिस तरीके से खेला, फिर उसके बाद हमने देखा कि ओली पॉप आते हैं, फिर उसके बाद जो रूट आते हैं, फिर उसके बाद हैरी ब्रूक आते हैं, फिर बेन स्टोक्स आते हैं, फिर बर्स्टो आते हैं, और इंग्लैंड ने एक बहुत ही एग्रेसिव बैटिंग लाइन सेलेक्ट करना शुरू की, जो कि आके पहली बॉल से रन स्कोर करना शुरू कर देते हैं। उनका जो स्ट्राइक रेट होता है वो उनकी कोशिश होती है तमाम बैट्समैनों की कि वो 100 से ऊपर रहे, एक्सेप्ट फॉर बेन स्टोक्स जो कि आके एंकर का रोल प्ले करते हैं और सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। बाकी बैट्समैन जो हैं
वो हमने देखा कि वो आते के साथ ही एक एग्रेसिव अप्रोच अपनाते हैं और दूसरी टीम के जो बॉलर्स हैं उनको प्रेशर में डाल देते हैं। और ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, इसके अंदर इंग्लैंड सो फार बेइंतहा कामयाब हुआ है। दूसरी तरफ बॉलिंग के अंदर इंग्लैंड को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि इंग्लैंड ने ये डिसाइड किया कि हम एक ही, ख़ास तौर पे एशेज़ के अंदर हमने ये देखा कि वन पेस अटैक के साथ गया और उसको ऑस्ट्रेलिया ने एक्सप्लॉइट किया और ऑस्ट्रेलिया 2 टेस्ट मैचेस जीता। और फिर उसके बाद इंग्लैंड ने जब चेंजेस की और जब पेस वो लेके आए, ख़ास तौर पे मार्क वुड और जॉश टंग, तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रगल किया। और जब विकेट्स आप लेने जाते हैं, टेस्ट मैच क्रिकेट जीतने के लिए किसी भी टीम को 20 विकेट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। और इंग्लैंड की ये जो नए बैस बॉल की जो अप्रोच थी वो ये थी कि हर बॉल के ऊपर विकेट मिलने का चांस होता है बॉलर के पास, और इसी तरीके से बैट्समैन को ये थिंकिंग होनी चाहिए कि हर बॉल के ऊपर स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये एक माइंडसेट चेंज था सबसे ज़्यादा, मोर देन एनीथिंग। इस अप्रोच के पीछे एक डिफरेंट माइंडसेट था। एक चीज़ को अगर आप इस तरीके से देखते हैं, उसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। एक चीज़ को आप इस तरीके से करते हैं तो आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। और इंग्लैंड ने एक अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल अपनाया और एक अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच अपनाई और माइंडसेट को चेंज किया, उसके ऊपर बिलीव किया और उसको जाके अपनाया। क्यों? क्योंकि प्लेयर्स को मैनेजमेंट की तरफ से, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये यकीन दहानी दिलाई गई कि हम आपको बैक करेंगे एज़ लॉन्ग एज़ आप जाके क्रिकेट को इंटरटेनिंग बनाते हैं। और एंटरटेनमेंट, ये पूरा एक इंग्लैंड का एक तरह सा मोटो रहा इस पूरे सो फार, जो अभी तक इंग्लैंड के इस नए सेटअप ने अप्रैल 2022 से अभी तक जो भी क्रिकेट खेली है टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर। फील्ड के अंदर हमने देखा कि बेन स्टोक्स एक एग्रेसिव कप्तान बन के सामने आए। उन्होंने अपने बॉलर्स को कॉन्फिडेंस दिया। उन्होंने हर बॉल पे, जब ये माइंडसेट के साथ बॉलर्स उतरे कि हर बॉल के ऊपर विकेट मिलने का चांस है, तो उन्होंने फील्ड भी उसी तरीके से एडजस्ट की। थोड़ी सी रिसर्च गई इसके अंदर, आई साइड को रिसर्च किया गया कि जब बैट्समैन बैटिंग करते हैं और उनके सामने जो एरिया होता है, अगर उसको पॉपुलेट कर दिया जाए फील्डर से, तो बैट्समैन का जो माइंड होता है वो फॉगी हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है और बैट्समैन की जो मूवमेंट होगी वो स्लो हो जाएगी और बैट्समैन जो हैं वो अंडर प्रेशर आके गलती करेंगे। और ये हम और इंग्लैंड ने एक साइकोलॉजिकल एक प्रैक्टिस को इसके अंदर लेके आए। थोड़ा सा मेडिकल साइंस को स्टडी किया गया, यहाँ पे स्पोर्ट्स साइंस को स्टडी किया गया और हमने देखा कि उस फील्ड पोजीशन के साथ इंग्लैंड एक मीडियोकर, एक एजिंग बॉलिंग यूनिट के बावजूद इंग्लैंड कामयाब हुआ और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी अंडर प्रेशर कर सका। इसके बावजूद, इसके अलावा हमने उनको पास में जो दूसरे मुल्कों में इसी अप्रोच के साथ कामयाब होते देखा, इसी फ़िलॉसफी के साथ, इसी साइकोलॉजी के साथ, इसी माइंडसेट के साथ। ये 2 चीज़ें हमने बैटिंग और बॉलिंग की बात की। फील्डिंग का भी मैंने आपको तीसरी चीज़ ये बताई कि ये बेन स्टोक्स का एक ये अप्रोच रही कैप्टनसी के अंदर उनकी कि एक अनऑर्थोडॉक्स फील्ड को हम सेट करें। हमने लेग साइड के ऊपर भी देखा, जो ख़ास तौर पे पुल पे हुए, उसके ऊपर बेइंतहा डिटेल उसके ऊपर एनालिसिस हुए होंगे, यकीनन उसके ऊपर डिटेल स्टडी हुई होगी और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज़ को वर्कआउट किया होगा कि कहाँ पे किस स्पेस के ऊपर कितना पुल लगता है। उसके ऊपर विकेट का बाउंस भी देखा जाता है। आजकल इतना इक्विपमेंट है, इतना डेटा होता है टीम्स के साथ कि वो कैप्टन जो है उसको, वो कैप्टन के पास आ जाता है, लेकिन कैप्टन को उसको जाके फील्ड पे अप्लाई करना, ये फिर कैप्टनसी यहाँ पे आती है। और बेन स्टोक्स की कप्तानी हमने देखी कि जब से उन्होंने इंग्लैंड की कप्तानी संभाली है वो एक शानदार कप्तान बन के सामने आए। इसके साथ साथ इंग्लैंड ने अटैक रखा, दूसरी टीमों को ये अपॉर्चुनिटी दी कि अगर उन्होंने रन्स करने हैं तो उनको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, उनको रिस्की शॉट्स खेलने पड़ेंगे। और उसके अंदर क्योंकि दूसरी टीम्स इस तरीके से इक्विप्ड नहीं थी तो वो उसमें कामयाब नहीं हो सकें सो फार। अब हम आते हैं कि इस पूरे इंग्लैंड के अभी तक जो हमने ये बेसबॉल अप्रोच देखी, इसके अंदर ड्रॉबैक क्या है, इंग्लैंड की वीकनेस क्या है। इंग्लैंड की स्ट्रेंथ की तो हमने इसमें बात कर ली, अब इंग्लैंड की वीकनेस की बात करते हैं। जो सबसे बड़ी वीकनेस, जो मैं थ्रू आउट इस एशेज़ के अंदर ये बात कहता रहा और जो पिछले टेस्ट मैचेस भी हम देखें जो इंग्लैंड ने अभी तक खेले, उसके अंदर ये है कि जो भी टीम इंग्लैंड को 5वें दिन आखिरी सेशन तक लेके जाने में कामयाब हुई है, वो टीम इंग्लैंड को हराने में कामयाब हुई है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड जो प्रिपेयर कर रहा है फिज़िकली, मेंटली एंड स्किल वाइज, वो 3 या 4 दिन के लिए कर रहा है। 5वें दिन तक इंग्लैंड लेके नहीं जाना चाह रहा मैच को, और अगर वो 5वें दिन जाता है तो हमने ये देखा है, क्योंकि जिस इंटेंसिटी के साथ इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है, एक बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है प्लेयर्स की, ऑब्वियसली वो उसके अंदर जाती है। जब आप
क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जब आप एग्रेसिव बॉलिंग कर रहे होते हैं, जब आप फील्ड के अंदर हर रन बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप अपने एनर्जी लेवल्स आपके बहुत हाई होते हैं। तो उसमें फिटीग आता है, फिज़िकल फिटीग आता है, मेंटल फिटीग आता है। और वही चीज़ जो है वो हमने देखा कि अगर इंग्लैंड को जो भी टीम 5वें दिन तक लेके जाने में कामयाब हुई, वो टीम इंग्लैंड को हराने में अभी तक कामयाब हुई है, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टेस्ट मैच जो कि ओवल में खेला गया, लेकिन वो भी बारिश की वजह से लास्ट सेशन तक गया। तो इंग्लैंड के प्लेयर्स को रेस्ट टाइम मिल गया। इंग्लैंड का ये मानना है कि हम 3-4 दिन एक हाई इंटेंसिटी के साथ क्रिकेट का मैच खेल के उसको जीत सकते हैं, और ओवरनाइट जो हमें रेस्ट मिलता है उसमें हम अपनी बॉडीज़ को रिकवर कर सकते हैं। और अगर हम टेस्ट मैच को तीसरे या चौथे दिन ख़त्म करेंगे, तो पहले और दूसरे टेस्ट मैच के दरमियान हमारी बॉडीज़ को 2 दिन एक्स्ट्रा या 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा रिकवर करने के लिए, और हम फिर जाके उसी इंटेंसिटी को अप्लाई कर सकेंगे। तो इसके अंदर एक फ़िज़ियोलॉजी भी आ गई, साइकोलॉजी भी आ गई, मैंने माइंडसेट की भी बात की, मैंने अप्रोच की भी बात की। तो ये एक बेहतरीन ब्रेक डाउन है बैस बॉल का। हमने देखा कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ थोड़ा बहुत अडॉप्ट किया और बड़े अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया है, लेकिन इस तरह के प्ले ऑफ स्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए पीछे एक प्रॉपर थिंकिंग होनी ज़रूरी है, एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड का होना ज़रूरी है, एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है, जो कप्तान को बैक करे, जो प्लेयर्स को बैक करे कि आप जाएं और इस तरीके से इंटरटेनिंग क्रिकेट खेलें। और उसके पीछे जो पर्पज़ होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमने लोगों को इंटरटेन करना है, ताकि लोग जो वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं वो वापस टेस्ट मैच क्रिकेट की तरफ आएँ। आई होप कि आपको ये ब्रेक डाउन मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यू बीन वॉचिंग टिमी टॉक्स क्रिकेट।